की स्टोरी में एक लड़की सिर्फ अपनी माँ के लिए घर खरीदना चाहती थी, इसलिए उसने पैसों के बदले फेक शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो में उससे इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि वो गलत आदमी से शादी कर बैठती है। उसे लगता है कि उसका पति बस एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर है, पर असल में वही शहर का सबसे अमीर बिलियनर सीईओ निकलता है। और जब इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जेलसी, फैमिली ड्रामा और रियल फीलिंग्स आने लगती हैं, तब दोनों की फेक शादी धीरे धीरे सच्चे प्यार में बदल जाती है। युवई की स्टोरी बहुत अजीब मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है। वो खुद बताती है कि एक गलतफहमी की वजह से उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जिसे वो जानती तक नहीं थी। शुरू में उसे लगा था कि ये बस दो नॉर्मल वर्किंग क्लास लोगों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसा रिश्ता है, जहाँ दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। लेकिन बाद में वही आदमी अचानक उसे बताता है कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और यहीं से कहानी 1 महीने पीछे चली जाती है, जहां इस गलत शादी की पूरी शुरुआत होती है। 1 महीने पहले युवेई अपने रिश्तेदारों के साथ चूहोंग और चैनतियान की एंगेजमेंट मील में बैठी होती है। वहां माहौल खुशी वाला होना चाहिए था, लेकिन रिलेटिव्स का ध्यान एंगेजमेंट से ज्यादा युवेई की शादी पर होता है। कोई कहता है कि युवेई पहले चूहोंग में इंटरेस्टेड थी और अब तो वो जैसे मैच मेकर बनकर रह गई है। तभी उसकी आंट उसे ताना मारती है कि वो लगभग 28 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। युवेई की माँ अपनी बेटी का बचाव करती है और कहती है कि शादी उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन आंट यहाँ भी नहीं रुकती। वो युवेई की माँ को ही सुनाने लगती है कि 3 बेटियां हैं, पर बेटियों की शादी से कोई ब्राइड प्राइस भी वापस नहीं आया। चेनतियान भी मौका देखकर अपनी उम्र का घमंड दिखाती है। वो कहती है कि वो सिर्फ 23 साल की है और मर्दों को वैसे भी कम उम्र की लड़कियां ही पसंद आती हैं। इसके बाद रिलेटिव्स युवेई के लिए लगभग 40 साल के इंजीनियर का रिश्ता सुझाने लगते हैं। वे उसके कॉस्मेटिक स्टोर को भी प्रॉपर जॉब नहीं मानते और उसे नीचा दिखाते हैं। युवेई ये सब चुपचाप नहीं सुनती। वो पलटकर पूछती है कि क्या आंट के घर में कोई राजगद्दी रखी है जो उसे इतने ताने दिए जा रहे हैं। तभी कोई उसे टोक देता है कि वो चूहोंग और चेनतियान की एंगेजमेंट खराब न करे। युवेई की इंसल्ट सबके सामने होती है, लेकिन वो अपनी बात साफ तरीके से रख देती है। इस इंसल्ट के बाद युवेई अपनी माँ के साथ अलग होती है। माँ उसे समझाती है कि आंट की बातों को दिल पर न ले। युवेई अपनी माँ से कहती है कि वो जरूर पैसे कमाएगी, घर खरीदेगी और अपनी माँ को अच्छी जिंदगी देगी। माँ को फिर भी अपनी बेटी की चिंता है। वो कहती है कि अगर युवेई और चूहोंग साथ होते तो कम से कम युवेई का एक घर तो होता। माँ बताती है कि चूहोंग की माँ को युवेई का सिंगल पेरेंट फैमिली बैकग्राउंड पसंद नहीं था। युवेई भी समझ चुकी होती है कि वो रिश्ता कभी होना ही नहीं था। वो साफ कहती है कि शायद वो रिलेशनशिप उनके लिए बना ही नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी माँ से वादा करती है कि एक दिन सब बेहतर होगा और वो अपनी माँ को अच्छी जिंदगी देगी। इसके बाद युवेई की दोस्त शियाओयुन उसे एक बड़ा मौका बताती है। वो कहती है कि एक रिच सेकंड जनरेशन लड़का है जिसे असल में लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। उसे बस अपने फैमिली मैटर्स हैंडल करने के लिए एक फेक मैरिज चाहिए। बदले में वो 5 लाख युआन देने को तैयार है। युवेई तुरंत कैलकुलेशन करती है। उसे लगता है कि अगर ये 5 लाख मिल जाएं और उसकी अपनी सेविंग्स भी जोड़ दी जाएं, तो शायद घर के डाउन पेमेंट का इंतजाम हो सकता है। अपने घर और माँ की अच्छी जिंदगी के लिए वो इस डील को सीरियसली लेने लगती है। आखिरकार वो मान जाती है। शियाओयुन उसे बताती है कि अगले दिन सुबह 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलना है। दूसरी तरफ पेई हैंग की जिंदगी में भी शादी का प्रेशर चल रहा होता है। सेक्रेटरी सन उसे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए देता है। उसी बीच बात होती है कि ओल्ड लेडी यानी उसकी दादी हॉस्पिटल में है और वो तभी हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार है जब पेई हैंग शादी कर लेगा। पेई हैंग के फादर की तरफ से मैसेज आता है कि अगर असली शादी नहीं करनी तो फेक मैरिज भी चलेगी, बस ओल्ड लेडी को कंफर्ट मिलना चाहिए। पेई हैंग को बताया जाता है कि उसके लिए सूटेबल मैच सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचने वाली है। पेई हैंग इस होल सिचुएशन को मजबूरी की तरह एक्सेप्ट करता है और वो भी शादी के लिए निकल पड़ता है। सिविल अफेयर्स ब्यूरो में युवेई पहुंचती है और वहां पेई हैंग को देखकर यही मान लेती है कि यही वही रिच सेकंड जनरेशन लड़का है जिसके बारे में शियाओयुन ने बताया था। पेई हैंग भी उसे देखकर अपने हिसाब से अरेंज लड़की समझ लेता है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है। युवेई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और हैरान हो जाती है क्योंकि इसमें 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख युआन लिखा होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस भी साफ होती हैं कि युवेई उसके पैसे के पीछे नहीं पड़ेगी और फ्यूचर में अगर वो अपना असली पार्टनर ढूंढता है तो उसे डिले
डिले नहीं करेगी। यूएई के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो डील एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों वेडिंग सर्टिफिकेट के लिए फ़ोटो खिंचवाने बैठते हैं। फोटोग्राफर उनसे थोड़ा पास आने और इंटीमेट दिखने को कहता है। ये सब ऑकवर्ड ज़रूर होता है, लेकिन सर्टिफिकेट बन जाता है। इस दौरान पेई हैंग यूएई के पैर की चोट नोटिस करता है और पूछता है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं। यूएई कहती है कि घर पर आयोडाइन लगा लेगी। सर्टिफिकेट बनने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। सर्टिफिकेट लेने के बाद पेई हैंग को उसके फादर का मैसेज मिलता है। फादर बताता है कि अंकल चैन की दूसरी बेटी ट्रैफिक में फंसी हुई है और अभी तक सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंची ही नहीं। ये सुनते ही पेई हैंग को समझ आता है कि जिस लड़की से उसने अभी अभी शादी की है वो अरेंज्ड लड़की नहीं थी। पेई हैंग कहता है कि अगर वो लड़की नहीं आ रही तो अब आने की ज़रूरत भी नहीं है। सेक्रेटरी सुन को भी महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। पेई हैंग उसे आदेश देता है कि जिस लड़की से उसने शादी की है उसकी पूरी जानकारी शाम तक चाहिए। सेक्रेटरी सुन पूछता है कि क्या वो इलेक्ट्रिक स्कूटर वाली लेडी की बात कर रहे हैं। पेई हैंग साफ कहता है कि उसे उस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। उधर यूएई को भी शियाओ युन से सच पता चलता है। शियाओ युन बताती है कि जिस आदमी से फेक मैरिज करनी थी उसकी गर्लफ्रेंड ने हंगामा कर दिया, इसलिए वो आया ही नहीं। यूवेई ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो तो किसी और के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ऑलरेडी ले चुकी होती है। शियाओयुन घबरा जाती है और पूछती है कि कहीं यूवेई किसी स्कैम में तो नहीं फंस गई, लेकिन यूवेई कहती है कि पेई हैंग उसे कनमैन जैसा नहीं लगा। उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट में डिवोर्स के बाद 10 लाख युआन देने की बात है। शियाओयुन कॉन्ट्रैक्ट देखकर कहती है कि पेपर तो ठीक लग रहा है। पेई हैंग यूवेई से बात करने के लिए उसे सिटी सेंटर होटल बुलाता है, लेकिन यूवेई को ये बात सस्पिशियस लगती है कि शादी के तुरंत बाद वो उसे होटल क्यों बुला रहा है। वो मैसेज करती है कि सिटी सेंटर होटल बहुत दूर है। पेई हैंग उस समय मीटिंग में होता है, लेकिन यूवेई का मैसेज आते ही वो मीटिंग रोक देता है और सबको जाने के लिए कह देता है। कंपनी के लोग हैरान होते हैं कि प्रेसिडेंट पेई अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। उन्हें लगता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड का मामला है। पेई हैंग यूवेई से कहता है कि वो मील के बहाने आ जाएं और मैरिज सर्टिफिकेट वाली बात डिस्कस कर लें। यूवेई भी मानती है कि शायद उसने उसे किसी और समझ लिया था। आखिरकार वो मिलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि दोनों को इस एक्सीडेंटल मैरिज पर बात करनी ही होती है। पेई हैंग सेक्रेटरी सन से यूवेई की बैकग्राउंड रिपोर्ट मंगवाता है। सेक्रेटरी सन बताता है कि यूवेई सिंगल पेरेंट फैमिली से है, उसकी 3 सिस्टर्स हैं और घर की फाइनेंशियल कंडीशन एवरेज है। वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में पैसों के लिए आई थी। ये सुनकर पेई हैंग के मन में ये इंप्रेशन बनता है कि यूवेई पैसों के लिए फेक मैरिज करने को तैयार हुई। फिर पेई हैंग एक डिसीजन लेता है, वो अपनी असली आइडेंटिटी छिपाएगा। वो सेक्रेटरी सन से कहता है कि उसके लिए एक ऑर्डिनरी कार अरेंज करे। सेक्रेटरी सन मजाक में कहता है कि पेई हैंग की एलीट ऑरा इतनी ऑब्वियस है कि ऑर्डिनरी आदमी लगना आसान नहीं होगा। फिर वो उसके लिए एक पुरानी सी कार लेकर आता है। पेई हैंग एक्सपेंसिव कार से बचना चाहता है, इसलिए वो इस्तेमाल की हुई कार की लेता है। सेक्रेटरी सुन उसे एडवाइस देता है कि एक्टिंग ठीक से करे वरना एक्सपोज हो जाएगा। अब पेई हैंग खुद को एक ऑर्डिनरी वर्किंग मैन दिखाने की तैयारी कर लेता है। पेई हैंग यूवेई के कॉस्मेटिक स्टोर पर उससे मिलने आता है। यूवेई सबसे पहले उससे माफी मांगती है। वो बताती है कि उसने उसे गलती से वही आदमी समझ लिया था जिससे उसे कमीशन के लिए फेक मैरिज करनी थी। वो कहती है कि वो उसे पहले कभी मिली तक नहीं थी। यूवेई साफ सजेस्ट करती है कि वे अगले दिन डिवोर्स ले लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड कर देते हैं, लेकिन पेई हैंग अपनी तरफ की सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि उसकी ग्रैंडमदर बीमार है और उन्हें कंफर्ट देने के लिए उसे जल्दी शादी करनी पड़ी। यूवेई ये सुनकर मजाक में कहती है कि ये तो किसी शॉर्ट ड्रामा जैसी कहानी लग रही है। पेई हैंग कहता है कि अगर यूवेई को पैसे चाहिए और उसे ग्रैंडमदर को संतुष्ट करना है तो वे कोऑपरेशन जारी रख सकते हैं। फिर पेई हैंग अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है उसका नाम पेई हैंग है, उम्र 32 है, वो हैशी से है, नानटियन हाओयुआन में अपार्टमेंट है और कोई बैड हैबिट्स नहीं है, लेकिन वो अपनी असली आइडेंटिटी छिपाकर खुद को रेगुलर जॉब करने वाला आदमी बताता है। यूवेई भी अपना परिचय देती है। वो कहती है उसका नाम लिन यूवे है, उम्र 28 है, वो कॉस्मेटिक स्टोर चलाती है, उसके पास न कार है न हाउस, वो फैमिली के साथ रहती है, उसकी 2 सिस्टर्स हैं और इनकम स्टेबल नहीं है। वो साफ कहती है कि अगर दोनों साथ रहेंगे तो लिविंग एक्सपेंसेस में वो अपना हिस्सा देगी। इस तरह एक्सीडेंटल मैरिज एक प्लान कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेशन में बदल जाती है। इसी बीच चैंतियान और चू होंग यूवेई के शॉप पर आते हैं। चैंतियान कहती है कि वो अपनी वेडिंग फोटोज के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई है, लेकिन उसके बोलने के अंदाज से साफ होता है कि वो काम से ज्यादा यूवेई को नीचा दिखाना
दिखाने आई है। वो शॉप को देखकर कहती है कि उसे लगा था यूवेई का बिजनेस बहुत खराब चल रहा होगा। फिर चेन तियान बड़े मीठे तरीके से यूवेई को थैंक यू कहती है। वो कहती है कि अगर यूवेई और चूहोंग का रिश्ता फेल नहीं हुआ होता तो आज वो और चूहोंग साथ नहीं होते। चूहोंग भी यूवेई को एडवाइस देने लगता है कि वो ज़्यादा पिकी न बने और 30 से पहले शादी कर ले। चेन तियान मेकअप ब्रांड को लेकर भी सवाल करती है और इनडायरेक्टली यूवेई के प्रोडक्ट्स को लो लेवल दिखाती है। यूवेई ये सब सहन नहीं करती। वो सरकास्टिकली कहती है कि अगर उन्हें इतना कंसर्न है तो नेक्स्ट डोर वाले प्रॉपर काउंटर पर चले जाएं। तभी पे हैंग चूहोंग को पहचान लेता है कि वो पे ग्रुप के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। पे हैंग पूछता है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग के टाइम वो वेडिंग फोटोज के लिए कैसे आया है। चूहोंग डर जाता है कि कहीं ये आदमी रिपोर्ट न कर दे, इसलिए वो चेन तियान को लेकर जल्दी वहाँ से निकल जाता है। यूवेई को समझ नहीं आता कि पे हैंग ने इतनी आसानी से उन्हें क्यों डरा दिया, लेकिन यूवेई अभी नहीं जानती कि जिस आदमी से उसने गलती से शादी की है वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा राज छिपाए बैठा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। बाहर जाकर चेन तियान और चूहोंग पे हैंग की यूज्ड कार देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि एक पुरानी कार चलाकर भी वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कोई सीईओ हो। उन्हें लगता है कि पे हैंग सिर्फ दिखावा कर रहा है। उधर सेक्रेटरी सन पे हैंग से पूछता है कि क्या उसकी ऑर्डिनरी आदमी वाली एक्टिंग पास हो गई। पे हैंग उल्टा उसका आधा बोनस काट देता है। सेक्रेटरी सुन परेशान होकर कहता है कि फिर से उसकी मेहनत पानी में चली गई। ये बात साफ हो जाती है कि पे हैंग अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे ऑर्डिनरी दिखाने में ठीक से सफल नहीं हो रहे। पे हैंग के जाने के बाद शियाओयुन यूवेई से पूछती है कि शॉप के बाहर जो इतना हैंडसम आदमी था वो कौन था। यूवेई थोड़ी हिचकते हुए बताती है कि वही उसका वर्ल्डविंड मैरिज हस्बैंड है। शियायुन तुरंत उसे छेड़ती है कि लगता है यूवेई उसके चेहरे पर फिदा हो गई थी। यूवेई तुरंत मना करती है और कहती है कि वो इतनी सुपरफिशियल नहीं है। फिर वो साफ बोल देती है कि उसने इस मैरिज कोऑपरेशन के लिए इसलिए हाँ कहा क्योंकि पे हैंग ने बहुत ज्यादा पैसा ऑफर किया था। शियायुन उसे छेड़ती तो है, लेकिन यूवेई अभी भी इस रिश्ते को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और पैसों की डील की तरह ही देख रही होती है। घर पर यूवेई को नई परेशानी पता चलती है। उसकी माँ बताती है कि उसकी छोटी बहन मेंग्याओ अपने बॉयफ्रेंड शू जियाले के पेरेंट्स से मिलने गई थी, लेकिन वहां से मेंग्याओ ने फोन करके कहा कि शू जियाले ने उससे झूठ बोला है। परिवार घबरा जाता है क्योंकि शू जियाले का घर रिमोट काउंटी टाउन में है। माँ कहती है कि सुरक्षा के लिए किसी आदमी या ब्रदर इन लॉ को साथ बुलाना चाहिए, लेकिन घर में कोई कहता है कि ब्रदर इन लॉ भरोसे लायक नहीं है। यूवेई बिना समय बर्बाद किए डिसाइड करती है कि वो टैक्सी लेकर खुद मेंग्याओ को वापस लाएगी। वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। इसी दौरान पे हैंग यूवेई को कॉल करता है। वो कहता है कि अगले दिन सुबह 9 बजे उसे रेंगशिन हॉस्पिटल जाना है उसकी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए, लेकिन यूवेई बताती है कि उसके घर में इमरजेंसी है और उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, इसलिए वो शायद हॉस्पिटल नहीं आ पाएगी। पे हैंग पहले इसे कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेशन की प्रॉब्लम की तरह लेता है और कहता है कि यूवेई में कोऑपरेटिव स्पिरिट नहीं है। यूवेई भी सीधी बात करती है। वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 वे है और अगर उसे लगता है कि यूवेई के कैरेक्टर में कमी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। ये सुनकर पे हैंग को एहसास होता है कि उसने शायद ज्यादा टफ बोल दिया। वो शांत होकर पूछता है कि हुआ क्या है। यूवेई बताती है कि मेंग्याओ अपने बॉयफ्रेंड के घर गई थी और अब कुछ गड़बड़ है। पे हैंग उससे एड्रेस भेजने को कहता है और खुद उसे वहां ले जाने का फैसला करता है। उसी समय उसका फ्रेंड उसे बाहर चलने के लिए टीज करता है, लेकिन पे हैंग उसे साफ मना कर देता है। वो अपने फ्रेंड को राइड देने के बजाय यूवेई की मदद करने निकलता है। रास्ते में कार का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होता है। पे हैंग नोटिस करता है कि कार में गर्मी है। यूवेई उसे थैंक्स कहती है। वो मन ही मन सोचती है कि अच्छा हुआ पे हैंग साथ आ गया, वरना इतने रिमोट एरिया में उसे जगह ढूंढना भी मुश्किल हो जाता। यूवेई पहली बार महसूस करती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड का साथ सच में काम आ रहा है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो सिचुएशन बहुत ख़राब निकलती है। मेंग्याओ बताती है कि शू जियाले ने उससे झूठ बोला था। असल में उसका पहले से 7 साल का बच्चा है। यूवेई ये सुनकर भड़क जाती है क्योंकि ये सिर्फ छोटा झूठ नहीं बल्कि मैरिज फ्रॉड जैसा मामला है, लेकिन जियाले की फैमिली उल्टा मेंग्याओ को जाने नहीं देना चाहती। वे कहते हैं कि उन्होंने 88,000 युआन राइट प्राइस दिया है, इसलिए मेंग्याओ ऐसे नहीं जा सकती। यूवेई साफ कहती है कि मेंग्याओ की अभी शादी नहीं हुई है और बच्चे की बात छिपाना धोखा है। जियाले की माँ उल्टा यूवेई को ही ताना मारती है कि वो 28 साल की होकर भी अनमैरिड है। आसपास के विलेजर्स भी गॉसिप करने लगते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि विलेज में बैचलर्स हैं, यूवेई को यहीं किसी से जोड़ देना चाहिए। यूवेई उन्हें चेतावनी देती है कि किसी को रोक कर रखना अनलॉफुल डिटेंशन है, लेकिन जियाली उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि अगर मेंग्याओ यहीं रहेगी तभी फ़ोन वापस मिलेगा। जियाले की
माँ तो लोगों से दोनों बहनों को बांधने तक को कह देती है। तभी पेई हैंग वहाँ पहुँचता है और सबको रोक देता है। वो साफ कहता है कि कोई यूवेई को हाथ नहीं लगाएगा। पेई हैंग सिचुएशन को पैसे और लॉ दोनों से हैंडल करता है। वो कहता है कि 88,000 युआन ब्राइड प्राइस वो अभी वापस कर देगा, लेकिन साथ ही मैरिज फ्रॉड के लिए लीगल एक्शन भी लेगा। वो ये भी कहता है कि उसकी लीगल टीम ने कभी केस नहीं हारा। ये सुनते ही जियाले की फैमिली डर जाती है। वे चेक लेकर फोन वापस कर देते हैं। यूवेई और मेंग्याओ वहाँ से निकल पाती हैं। रेस्क्यू के बाद भी एक छोटी प्रॉब्लम खड़ी होती है। सेक्रेटरी सन और बाकी लोगों ने पेई हैंग को प्रेसिडेंट पेई और बॉस कह दिया था। यूवेई ये सुन लेती है और पूछती है कि सब उसे ऐसा क्यों बुला रहे थे। पेई हैंग तुरंत अपनी कवर स्टोरी बना देता है। वो कहता है कि वो पेई ग्रुप के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, इसलिए शायद लोग ऐसे बोल रहे थे। यूवेई भी मान लेती है कि पेई ग्रुप के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट होंगे। पेई हैंग ने अपने फ्रेंड की मदद से 10 मिनट्स में लोग भेज दिए थे। यूवेई उसका शुक्रिया करती है। पेई हैंग उसे कहता है कि अपनी चोट का इलाज करे और अगले दिन हॉस्पिटल भी जाए। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। यूवेई के दिल में पहली बार ये बात आती है कि पेई हैंग साथ हो तो सच में सेफ्टी का एहसास होता है। यूवेई और मेंग्याओ घर लौटती हैं। घर वाले रिलीव्ड होते हैं, लेकिन मेंग्याओ तुरंत बता देती है कि यूवेई एक आदमी को साथ लेकर आई थी। माँ सुनते ही चिंतित हो जाती है। वो पूछती है कि कहीं यूवेई किसी को डेट तो नहीं कर रही बिना उसके बैकग्राउंड को जाने। यूवेई अभी फैमिली को सच नहीं बताना चाहती, इसलिए कहती है कि वे सिर्फ फ्रेंड्स हैं। माँ उसे याद दिलाती है कि यूवेई हमेशा से सबसे समझदार और वरी फ्री बच्ची रही है। वो उसे आराम करने को कहती है। यूवेई फैमिली को अभी सच नहीं बताती और बात फ्रेंड्स तक ही रखती है। रात को पेई हैंग यूवेई को मैसेज करता है। वो बताता है कि अगले दिन दोपहर को वो उसे स्टोर से पिक करेगा क्योंकि उन्हें ग्रैंडमदर से मिलने जाना है। यूवेई पूछती है कि क्या उसे कोई गिफ्ट या तैयारी करनी चाहिए। पेई हैंग कहता है कि कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। पेई हैंग का रिप्लाई थोड़ा कोल्ड लगता है। यूवेई सोचती है कि ये आदमी कभी मदद करने के लिए खुद चला आता है तो कभी अचानक इतना कोल्ड हो जाता है। उसे लगता है क्या इसका कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बीच दोनों के इमोशंस धीरे धीरे कंफ्यूजिंग होने लगे हैं। देखते हैं पेई हैंग हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडमदर से पहले ही बात करता है। वो उनसे कहता है कि यूवेई का फैमिली बैकग्राउंड ऑर्डिनरी है, इसलिए उसने अभी तक अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई है। वो ग्रैंडमदर से रिक्वेस्ट करता है कि हॉस्पिटल में गलती से भी उसकी असली पहचान न बता दें। ग्रैंडमा ये सुनकर शॉर्ट ड्रामास की तरह आइडेंटिटी कंसीलमेंट वाली बात समझ जाती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें सब समझ आ गया है और वो अच्छे से एक्टिंग करेंगी। ग्रैंडमा बहुत एक्साइटेड भी हैं क्योंकि आखिरकार उनका ग्रैंडसन शादी करके बहू लेकर आ रहा है। यूवेई हॉस्पिटल में ग्रैंडमा पेई से मिलती है। ग्रैंडमा उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती हैं और उसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की तरह प्यार से वेलकम करती हैं। वो यूवेई की सुंदरता की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि पेई हैंग उसे पसंद करता है। यूवेई थोड़ा ऑकवर्ड होती है क्योंकि उसके लिए ये मैरिज अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है। ग्रैंडमा तुरंत वेडिंग की बात पूछती हैं। पेई हैंग समझाता है कि वे कॉम्प्लिकेटेड सेरेमनी नहीं करना चाहते और ट्रैवल करने का प्लान है। ग्रैंडमा बीच बीच में पहचान वाली बात लगभग बोल देती हैं, लेकिन किसी तरह संभल जाती हैं। फिर वो यूवेई को एक बहुत कीमती ब्रेसलेट देती हैं। यूवेई कहती है कि ये बहुत प्रेशियस है और वो नहीं ले सकती, लेकिन ग्रैंडमा इंसिस्ट करती हैं कि उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। फिर ग्रैंडमा पूछती हैं कि उनका न्यू हाउस कहाँ है, क्योंकि डिस्चार्ज के बाद वो वहाँ विजिट करेंगी। पेई हैंग कहता है कि हाउस अभी तैयार नहीं है, लेकिन ग्रैंडमा मानने को तैयार नहीं होती। आखिरकार बात तय होती है कि कुछ दिनों में ग्रैंडमा उनके घर आएंगी। यूवेई को अब समझ आता है कि इस फेक मैरिज को संभालना आसान नहीं होने वाला। हम देखते हैं हॉस्पिटल से निकलने के बाद यूवेई पेई हैंग से कहती है कि ग्रैंडमा न्यू हाउस देखने आना चाहती हैं, लेकिन उनके पास तो ऐसा घर रेडी ही नहीं है। पेई हैंग ब्लू स्काई गार्डन का नाम लेता है और कहता है कि यूवेई को वहां मूव करना होगा। यूवेई समझ जाती है कि ग्रैंडमा को कन्विंस करने के लिए घर को मैरिड कपल के घर जैसा बनाना पड़ेगा। दोनों साथ में कपल स्लीपर्स, टूथब्रशेस और बाकी सामान खरीदने जाते हैं। यूवेई कहती है कि ये एक्टिंग से ज्यादा रियल लाइफ लिविंग जैसा लग रहा है। तभी चेंतियान उन्हें देख लेती है। वो तुरंत मारती है कि यूवेई शादी से पहले ही किसी आदमी के साथ रहने की तैयारी कर रही है। यूवेई भी सीधा जवाब देती है कि चेंतियान खुद 21 साल की उम्र में चूहोंग के साथ एंगेजमेंट से पहले रह चुकी थी। फिर यूवेई पुरानी बात उठाती है कि जब उसका चूहोंग से ब्लाइंड डेट चल रहा था तब चेंतियान और चूहोंग का अफेयर था। चेंतियान खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन यूवेई साफ कहती है कि वो उसके रिलेशनशिप में इंटरफियर न करे। चेंतियान गुस्से में धमकी देकर चली जाती है। पेई हैंग यूवेई से कहता है कि उसने आर्गुमेंट जीत लिया।
घर पहुंचकर यूवेई और पेई हैंग सामान अरेंज करने लगते हैं। वे कोशिश करते हैं कि घर ऐसा लगे जैसे दोनों सच में हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। यूवेई नोटिस करती है कि पेई हैंग उसे देख रहा है। वो पूछती है कि क्या इतना सेटअप ग्रैंडमा को फूल करने के लिए काफ़ी होगा। फिर यूवेई ग्रैंडमा का ब्रेसलेट वापस करने की बात करती है। पेई हैंग कहता है कि ग्रैंडमा ने उसे दिया है, अगर वो वापस करेगी तो ग्रैंडमा सोचेंगी कि पेई हैंग स्टिंगी है। यूवेई कहती है कि ठीक है, वो ब्रेसलेट डिवोर्स के बाद वापस कर देगी। डिवोर्स शब्द सुनकर पेई हैंग चुप हो जाता है और उस बात पर सोचने लगता है। इधर हम देखते हैं चेन तियान सुपरमार्केट वाली बात यूवेई की माँ तक पहुँचा देती है। माँ तुरंत यूवेई से पूछती है कि उसने किसी आदमी के साथ कपल आइटम्स खरीदे और साथ रहने की प्लानिंग की है क्या। यूवेई कहती है कि चेन तियान हर बात को एग्जैजरेट करती है, लेकिन माँ अब सीधे पूछती है कि क्या यूवेई किसी को डेट कर रही है और उस आदमी का फैमिली सिचुएशन क्या है। यूवेई जानती है कि अब बात छिपाना मुश्किल है। वो मान लेती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और माँ से मिलवाने को तैयार हो जाती है। वो पेई हैंग को कॉल करती है और अगले दिन डिनर पर आने को कहती है। साथ ही रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी माँ के सामने थोड़ा लविंग बिहेव करे। यूवेई उसे बताती है कि उसकी माँ ने 3 डॉटर्स को अकेले पाला है और वो बस चाहती हैं कि बेटियाँ खुश रहें। पेई हैंग बिना ज़्यादा सवाल किए मान जाता है और कहता है कि चिंता मत करो। पेई हैंग के लिए ये नया टास्क थोड़ा मुश्किल है। उसे समझ नहीं आता कि किसी के सामने लविंग कैसे एक्ट किया जाता है। वो रास्ते में एक लविंग कपल को देखता है जहाँ पेरेंट्स हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। उसका फ्रेंड उसे देखता है और पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। पेई हैंग सीधा पूछता है कि लोग अफेक्शनेट होने पर क्या करते हैं। फ्रेंड कहता है कि जिस औरत को जो पसंद हो वो दे दो। पेई हैंग कहता है कि उसने अपनी रियल आइडेंटिटी छिपाई है, इसलिए वो बहुत अमीर आदमी की तरह खर्च नहीं कर सकता। फ्रेंड बैग्स और ज्वेलरी का सुझाव देता है, लेकिन पेई हैंग कहता है कि यूवेई अलग है, उसे मनी, कार्स और हाउसेस पसंद हैं। फ्रेंड तुरंत टीज करता है कि पेई हैंग ऑलरेडी उसे डिफेंड कर रहा है। फिर पेई हैंग सेक्रेटरी सन को मीटिंग पेरेंट्स के हिसाब से प्रॉपर गिफ्ट्स प्रिपेयर करने को कहता है। वो पूरी सीरियसनेस से यूवेई के परिवार से मिलने की तैयारी करता है। इधर हम देखते हैं अगले दिन पेई हैंग गिफ्ट्स लेकर यूवेई के घर जाता है। यूवेई सोचती है कि ये आदमी सच में रिलायबल है क्योंकि उसने गिफ्ट्स का पूरा इंतजाम कर लिया। पेई हैंग कहता है कि जब वे रजिस्टर्ड हैं तो गिफ्ट्स का खर्च उसे ही देना चाहिए। वो यूवेई से ये भी कहता है कि उसे मिस्टर पेई न बुलाएं, सिर्फ पेई हैंग कहे। घर में यूवेई की माँ उसे बड़े प्यार से वेलकम करती हैं। धीरे धीरे फैमिली के बाकी लोग भी आते हैं और पेई हैंग को देखकर सरप्राइज होते हैं। यूवेई उसे अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड जैसी पोजीशन में इंट्रोड्यूस करती है। डिनर के दौरान बच्चा टांग टोंग श्रिम्प मांगता है तो पेई हैंग उसके लिए श्रिम्प पील करता है। ये देखकर फैमिली को उसका केयरिंग साइड दिखता है। माँ पेई हैंग से यूवेई की तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि यूवेई सेंसिबल है, मेहनती है, फिलियल है, सीधी है और थोड़ी स्टबर्न भी है। पेई हैंग बहुत शांत तरीके से कहता है कि यूवेई सच में बहुत अच्छी है। ये सुनकर यूवेई के घर का माहौल धीरे धीरे पेई हैंग के लिए सॉफ्ट होने लगता है। डिनर में माहौल तब खराब होता है जब ब्रदर इन लॉ डोंग चियांग शराब पीकर बातें करने लगता है। वो कहता है कि शादी के बाद मर्द बदल जाते हैं और यूवेई को खुद को इतनी जल्दी नहीं दे देना चाहिए। फैमिली उसे रोकती है कि शराब पीकर बकवास न करे, लेकिन वो रुकता नहीं। वो कहता है कि मर्द किसी औरत को पा लेने के बाद उसे वैल्यू देना बंद कर देते हैं। फिर वो अपने ब्राइड प्राइस की बात छेड़ता है। वो कहता है कि उसने जाओनान से शादी करते समय ब्राइड प्राइस दिया था। माँ उसे याद दिलाती हैं कि उसने सिर्फ 36,000 युआन दिए थे। इसी बीच पेई हैंग कहता है कि वो आंट द्वारा मांगे गए 36,000 ब्राइड प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता। डोंग चियांग तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन उसी मोमेंट पेई हैंग 5 लाख युआन वाला कार्ड ब्राइड प्राइस के रूप में दे देता है। डोंग चियांग फिर कहता है कि शायद उसने अपना हाउस और कार बेच दिया होगा। पेई हैंग शांत रहकर कहता है कि उसके पास नानचन हॉइवान में प्रॉपर्टी है और वो उसमें यूवेई का नाम जोड़ सकता है। डोंग चियांग माँ को वार्निंग देता है कि रिच मैन प्रोमिस्क्यूअस होते हैं। यूवेई साफ कहती है कि डिसीजन उसका अपना है। फिर वो फैमिली के सामने एडमिट कर देती है कि वो और पेई हैंग ऑलरेडी मैरिज रजिस्टर कर चुके हैं। ये सुनकर टोंग टोंग एक्साइटेड हो जाता है और फैमिली को बड़ा शॉक भी लगता है। यूवेई की माँ इस बात को बहुत गंभीरता से लेती हैं। वो कहती हैं कि यूवेई हमेशा से उनकी सबसे भरोसेमंद बेटी रही है। वो बताती हैं कि काम शुरू करने के बाद यूवेई हर महीने उन्हें 3,000 युआन देती थी। माँ ने वो पैसा खर्च नहीं किया बल्कि बचा लिया। कुल 1,80,000 युआन जमा हुए और माँ ने उसमें 20,000 और जोड़कर यूवेई के डाउरी के लिए 2 लाख बना दिए।
पे हैंग तुरंत कहता है कि उसे यूवेई से शादी करने के लिए डाउरी की ज़रूरत नहीं है। वो वादा करता है कि आगे से वो जो भी कमाएगा वो सब यूवेई मैनेज करेगी। डोंगचांग फिर कंप्लेन करता है कि माँ यूवेई के लिए बायस्ड हैं, लेकिन फैमिली उसे याद दिलाती है कि वो पैसा ओरिजिनली यूवेई का ही था। माँ आखिरी में कहती हैं कि शादी कोई खेल नहीं है, अगर दोनों ने शादी कर ली है तो उन्हें अच्छी तरह साथ रहना चाहिए। पेई हैंग बहुत सीरियसली सहमति देता है। यूवेई की माँ को धीरे धीरे लगता है कि पेई हैंग उसकी बेटी के लिए भरोसेमंद हो सकता है। इधर हम देखते हैं डिनर के बाद यूवेई पेई हैंग से माफ़ी मांगती है कि घर में इतना ऑकवर्ड माहौल बन गया। पेई हैंग 5 लाख ब्राइड प्राइस वापस उसे दे देता है। वो कहता है कि हाउस साफ हो चुका है और यूवेई मूव इन कर सकती है। यूवेई भी मान जाती है क्योंकि ग्रैंडमा कुछ ही दिनों में घर देखने आने वाली हैं। वो कहती है कि वो अगले दिन सामान पैक करके मूव कर जाएगी। इसी बीच ग्रैंडमा पेई का कॉल आता है। वो कहती हैं कि पेई हैंग को यूवेई के एल्डर्स के साथ मील अरेंज करनी चाहिए क्योंकि अब प्रैक्टिकली दोनों फैमिलीज इन लॉज हैं। ग्रैंडमा ये भी बताती हैं कि वो परसों उनके घर विजिट करेंगी। फिर वो प्रेगनेंसी प्रेपरेशन प्लान तक पूछने लगती हैं। पेई हैंग उन्हें रोकता है और कहता है कि सब चीज़ें एक एक करके होंगी, वो प्रेशर न डालें। लेकिन ग्रैंडमा अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती हैं। यूवेई मूव इन करने आती है। पेई हैंग उसके बैग के बारे में पूछता है। यूवेई बताती है कि उसकी माँ ने कुछ खाने का सामान पैक कर दिया है क्योंकि उन्हें डर था कि पेई हैंग भूखा रह जाएगा। पेई हैंग उसे कहता है कि वो आराम से बात ले सकती है। यूवेई को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। उसे लगता है कि क्या उन्होंने कपल सेटअप कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। फिर एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है जहाँ पेई हैंग गलती से कुछ देख लेता है। वो तुरंत कहता है कि उसने क्लियरली कुछ नहीं देखा। यूवेई शर्म से परेशान हो जाती है। अगले दिन शियायुन यूवेई को टीज करती है कि उसकी पहली रात साथ रहने वाली कैसी रही। यूवेई एम्बैरेस्ड होती है और बताती है कि पेई हैंग ने कुछ देख लिया था। तभी पेई हैंग उठता है और अचानक पता चलता है कि ग्रैंडमा घर आ गई हैं। असल में उन्हें परसों आना था, लेकिन वो जल्दी आ जाती हैं। पेई हैंग तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो कहता है कि ग्रैंडमा को पता नहीं चलना चाहिए कि वे अलग अलग रूम्स में सोते हैं। उसे कहता है कि कमरे में ऐसे ट्रेसेस चाहिए जिससे लगे कि दोनों साथ सोते हैं। यूवेई उसे देखकर मजाक में कहती है कि लगता है उसे बहुत एक्सपीरियंस है। पेई हैंग भी कहता है कि उसका भी फर्स्ट टाइम है। दोनों जल्दी जल्दी ग्रैंडमा के सामने एक्टिंग संभालने की कोशिश करते हैं। अब देखना ये था कि क्या दोनों ग्रैंडमा के सामने परफेक्ट कपल होने का नाटक निभा पाएंगे। इधर हम देखते हैं ग्रैंडमा घर में आते ही बहुत प्यार से यूवेई के लिए बर्ड्स नेस्ट और डोंकी हाइड गलाटिन लाई होती हैं ताकि यूवेई की हेल्थ अच्छी रहे और फ्यूचर प्रेगनेंसी की तैयारी भी हो सके। फिर ग्रैंडमा रूम्स देखना चाहती हैं। एक लॉक्ड रूम देखकर पेई हैंग कहता है कि वो स्टडी है जहाँ वो ओवर टाइम करता है। ग्रैंडमा बेडरूम में 2 क्विल्ट्स देख लेती हैं। यूवेई तुरंत झूठ बोलती है कि पेई हैंग सोते समय बहुत रेस्टलेस होता है और ब्लैंकेट खींच लेता है, इसलिए 2 क्विल्ट्स रखे हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि अलग अलग क्विल्ट्स का मतलब रिलेशनशिप में इंटीमेसी कम है। यूवेई जल्दी से इंसिस्ट करती है कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। यूवेई काम का बहाना बनाकर शॉप जाने लगती है क्योंकि उसका इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। यूवेई के जाने के बाद ग्रैंडमा पेई हैंग को डांटती हैं कि उसने अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट तक प्रिपेयर नहीं किया। वो कहती हैं कि हस्बैंड को वाइफ का ध्यान रखना चाहिए। फिर वो उसे यूवेई के लिए लंच डिलीवर करने को कहती हैं। साथ ही फिर सवाल करती हैं कि वो यूवेई को अपनी ट्रू आइडेंटिटी कब बताएगा। ग्रैंडमा साफ वार्निंग देती है कि पति पत्नी के बीच सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। पेई हैंग कहता है कि वो जल्द ही बता देगा। यूवेई शॉप में अपने क्लाइंट का मेकअप कर रही होती है। क्लाइंट उसकी स्किल्स की तारीफ करता है। तभी पेई हैंग लंच लेकर आता है। वो कहता है कि ये ग्रैंडमा की तरफ से है, लेकिन जैसे ही वो मेल क्लाइंट को यूवेई के साथ फ्रेंडली तरीके से बात करते देखता है, उसके मन में जेलसी आने लगती है। क्लाइंट मजाक में यूवेई से साथ खाना खाने की बात करता है, फिर कहता है कि उसे ट्रेन पकड़नी है। पेई हैंग तुरंत पूछता है कि यूवेई अभी भी उसके साथ डिनर क्यों करना चाहती है। यूवेई समझाती है कि वो रेगुलर कस्टमर और फ्रेंड है और बिजनेस इंट्रोड्यूस करता रहता है। पेई हैंग याद दिलाता है कि यूवेई अब मैरिड है। यूवेई भी सीधा जवाब देती है कि मैरिड लोगों को भी काम करना और पैसे कमाना पड़ता है। फिर वो उसे याद दिलाती है कि उनकी शादी फेक है। पेई हैंग कुछ इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश करता है, शायद अपनी रियल आइडेंटिटी की बात, लेकिन तभी क्लाइंट का कॉल आ जाता है कि उसका चार्जर रह गया है। पेई हैंग बात रोक देता है और यूवेई से बस खाना खाने को कहता है। पेई हैंग यूवेई से इनडायरेक्टली पूछता है कि अगर उसे पता चले कि किसी ने उससे धोखा किया है तो वो क्या करेगी। यूवेई को तुरंत चेन तियान और चू होंग का धोखा याद आता है। वो साफ कहती है कि वो कभी फॉरगिव नहीं करेगी। ये सुनकर पेई हैंग अंदर से डिस्करेजिंग महसूस करता है क्योंकि वो खुद अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा है। फिर वो पूछता है कि यूवेई आज और कल कहाँ खाएगी।
युवेई बताती है कि उसके क्लाइंट डिनर्स हैं और एक बड़ा क्लाइंट भी है। इसी बीच शियाओयुन आती है और कहती है कि वो स्टे करना चाहती है क्योंकि उसके पिता उसे ब्लाइंड डेट्स के लिए फोर्स कर रहे हैं। वो मजाक करती है कि अगर ब्लाइंड डेट पार्टनर युवेई के हस्बैंड जैसा आधा भी होता तो वो तुरंत मान जाती। फिर वो युवेई से पूछती है कि कहीं पेई हैंग ने उसे बुली तो नहीं किया। शियाओयुन युवेई को छेड़ती है कि वो और पेई हैंग इतने भी डिस्टेंट नहीं लगते। युवेई कहती है कि उन्होंने साथ में सिर्फ 2 मील्स खाए हैं। शियाओयुन को शक होता है कि युवेई शायद पेई हैंग के लिए कुछ महसूस करने लगी है। युवेई तुरंत डिनाई करती है। फिर शियाओयुन काम की बात बताती है। वो कहती है कि पेई ग्रुप में एक बैंकेट है और कई फीमेल एम्प्लॉयज़ को मेकअप चाहिए। युवेई एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि पे ग्रुप हैचेंग का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। शियाओयुन पेई हेयर की बात करती है कि वो बहुत रिच और हैंडसम है। युवेई मजाक करती है कि शायद शियाओयुन को वहाँ कोई रिच हैंडसम सीईओ मिल जाए जो उससे प्यार कर बैठे। युवेई और शियाओयुन पेई ग्रुप के बैंक्वेट वेन्यू पर मेकअप वर्क के लिए पहुंचती हैं। उन्हें ड्रेसिंग रूम ले जाया जाता है। वहाँ एम्प्लॉयज एक्साइटेड होती हैं कि सीईओ आ गया है। युवेई दूर से सिर्फ बैक व्यू देखती है और उसे लगता है कि वो पेई हैंग जैसा दिख रहा है, लेकिन वो बात वहीं छोड़ देती है। कुछ फीमेल एम्प्लॉयज युवेई और शियाओयुन का मजाक उड़ाने लगती हैं। वे कहती हैं कि सीईओ उनके रीच से बहुत ऊपर है और वे बस मेकअप वर्कर्स हैं जिनके पास कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं है। युवेई काम रहती है क्योंकि वो बिजनेस लूज नहीं करना चाहती। वो सिचुएशन को बढ़ने नहीं देती। सेक्रेटरी सन पेई हैंग को बताता है कि मेकअप आर्टिस्ट को मुश्किल में डाला जा रहा है। पेई हैंग पूछता है कि क्या कोई परफॉर्मेंस है जो एम्प्लॉयज को मेकअप चाहिए। सेक्रेटरी सन बताता है कि फीमेल एम्प्लॉयज सिर्फ इसलिए सज रही थी क्योंकि पेई हैंग बैंक्वेट अटेंड करेगा। पेई हैंग नाराज हो जाता है और कहता है कि पेई ग्रुप ने एम्प्लॉयज को ब्यूटी पैजेंट के लिए नहीं रखा। वो ऑर्डर देता है कि जिनका ध्यान काम पर नहीं है वे कल से कंपनी न आए। सेक्रेटरी सन समझ जाता है कि प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने की कोशिश करता है पेई हैंग उसे नॉनसेंस न बोलने की वार्निंग देता है। सेक्रेटरी सन ड्रेसिंग रूम में जाकर उन फीमेल एम्प्लॉयज को साफ बता देता है कि अब उन्हें बैंक्वेट अटेंड करने की जरूरत नहीं है और कल से ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं। वे समझ जाती हैं कि उन्हें फायर कर दिया गया है। सेक्रेटरी सन प्राइवेटली ये भी कहता है कि उन्होंने प्रेसिडेंट्स वाइफ को प्रोवोक कर दिया था, लेकिन वे विमेन युवेई और शियाओयुन को मेकअप फीस देने से मना कर देती हैं। उनका कहना होता है कि जब वे बैंकेट में जा ही नहीं रही तो पेमेंट क्यों दें। युवेई तुरंत आर्ग्यू करती है कि काम किया गया है इसलिए पैसे देने होंगे। वो वार्निंग देती है कि अगर पेई एम्प्लॉयज आम लोगों को बुली करके वेजेस नहीं देंगे तो पेई ग्रुप की रेपुटेशन खराब होगी। रेपुटेशन का नाम सुनते ही वे पैसे दे देती हैं। युवेई सेक्रेटरी सन का धन्यवाद करती है। फिर वो पूछती है कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नहीं था क्या। सेक्रेटरी सन झूठ बोलता है कि वो प्रेसिडेंट्स ऑफिस में ट्रांसफर हो गया है, लेकिन प्रेसिडेंट पेई की प्रोटेक्शन से जुड़ा काम करता है। शियाओयुन सेक्रेटरी सन को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है और सेलिब्रेशन के लिए हॉट पॉट खाने का प्लान बना देती है। युवेई और शियाओयुन हॉट पॉट खाने जाती हैं। पेई हैंग मैसेज करता है कि युवेई टुनाइट कहाँ खाएगी। युवेई रिप्लाई देती है कि वो बेस्ट फ्रेंड के साथ हॉट पॉट खा रही है। पेई हैंग ये पढ़कर सोचता है कि युवेई के लिए काम इम्पॉर्टेंट है, बेस्ट फ्रेंड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हस्बैंड इम्पॉर्टेंट नहीं है। उधर पेई हैंग का बैंक्वेट शुरू होने वाला होता है। हॉट पॉट पर शियाओयुन युवेई से सेक्रेटरी सन के बारे में पूछती है। वो साफ मानती है कि उसे सेक्रेटरी सन पसंद आ गया है। युवेई कहती है कि पेई हैंग सेक्रेटरी सन को जानता है तो वो उसके बारे में पूछ सकती है। शियाओयुन डरती है कि इससे युवेई के हस्बैंड को ट्रबल न हो। युवेई मजाक में कहती है कि बेस्ट फ्रेंड के लिए वो पूरी मेहनत करेगी, जरूरत पड़ी तो खुद को भी ऑफर कर देगी। शियाओयुन उसे चिढ़ाती है कि युवेई उसे शील्ड बना रही है क्योंकि असल में उसे पेई हैंग का फेस पसंद है। युवेई फिर भी अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करती। पेई हैंग अपने फ्रेंड लियाओ जुन्यू से अपनी हालत बताता है। वो कहता है कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद युवेई की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उसकी अपनी रिदम पूरी तरह डिसरप्ट हो गई। फ्रेंड तुरंत पूछता है कि क्या वो युवेई को पसंद करने लगा है। पेई हैंग इसे डिनाई करता है और कहता है कि वे तो सिर्फ कुछ दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। लियाओ कहता है कि फीलिंग्स टाइम से मेजर नहीं होती, लव एट फर्स्ट साइट भी होता है। वो पेई हैंग को कहता है कि वो वन साइडेड लव में है। पेई हैंग कहता है कि युवेई तो फ्रेंड्स के साथ हॉट पॉट खाने चली गई और उसने उससे कुछ पूछा तक नहीं। लियाओ फिर भी कहता है कि पेई हैंग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे युवेई पसंद है। आखिरकार लियाओ डिसाइड करता है कि वो टेस्ट करेगा कि युवेई पेई हैंग की केयर करती है या नहीं। याओ युवेई को कॉल करके कहता है कि पेई हैंग ने बहुत शराब पी ली है। युवेई परेशान होकर कहती है कि शादीशुदा आदमी इतनी रात को पी क्यों रहा है। याओ अपने मन में सोचता है कि वो पेई हैंग की इतनी ही मदद कर सकता है। युवेई तुरंत पेई हैंग को लेने पहुंचती है। वहाँ पेई हैंग ड्रंक एक्ट कर रहा होता है। याओ दूसरों को रोक देता है और कहता है कि कपल को घर जाने दो।
युवई पेइहेंग को संभालते हुए कहती है कि अगर वो फिर आधी रात को ऐसे ड्रंक हुआ तो वो उसे सड़क किनारे फेंक देगी। फिर भी वो उसे अपने ऊपर लीन करने देती है और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करती है। पेइहेंग भारी होता है, इसलिए युवई स्ट्रगल करती है। कुछ पासर्स बाय मदद करने आते हैं। कोई नोट करता है कि उसने चेमन पेई को जमीन पर गिरा दिया। युवई उन्हें थैंक यू बोलती है और सोचती है कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिसे उसने इतनी मुश्किल से उठाया वो सच में चेमन पेई है। युवई पेइहेंग को घर ले आती है। वो सोचती है कि ये पेइहेंग का अपना हाउस है, इसलिए उसे सोफा पर सुलाना ठीक नहीं लगेगा। वो उसे बेड तक पहुंचाने की कोशिश करती है। इस दौरान वो उसके फेस को गौर से देखती है और मानती है कि उसका फेस और स्किन सच में बहुत अच्छे हैं। पेइहेंग नशे में कुछ पासवर्ड भूलने और सोफा पर सोने जैसी बातें बड़बड़ाता है। युवई रात किसी तरह निकालती है। अगली सुबह वो उठती है और सोचती है कि उसने कोई सपना देखा था, लेकिन वो ड्रीम बहुत रियल लग रहा था। तभी पेइहेंग उसे नाम लेकर बुलाता है। युवई को याद आने लगता है कि रात सच में कुछ अजीब और ऑकवर्ड हुआ था। सुबह शियाओयुन घर आ जाती है। वो पूछती है कि युवई इतनी देर से क्यों उठी और उसने कितनी बार कॉल किया। तभी वो पेइहेंग को घर में देखती है और तुरंत पूछती है कि युवई का हस्बैंड यहाँ क्यों है। पेइहेंग कामली अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि उसने युवई से शियाओयुन के बारे में बहुत सुना है। युवई जल्दी से पेइहेंग को वॉशअप करने भेज देती है। शियाओयुन तुरंत पूछती है कि क्या रात को दोनों के बीच कुछ हुआ। युवई कहती है कि कुछ नहीं हुआ, वो तो सोफा पर ही था। शियाओयुन उसे डिस्टर्ब न करने का नाटक करती है, लेकिन जाते जाते याद दिला देती है कि सेक्रेटरी सन के बारे में पूछना मत भूलना। युवई एक तरफ शर्मिंदगी में है और दूसरी तरफ बेस्ट फ्रेंड का मिशन भी उसके सिर पर है। पेइहेंग युवई से पूछता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ, क्योंकि उसका पूरा बॉडी अनकंफर्टेबल लग रहा है। युवई ऑकवर्ड होकर कहती है कि उसे घर लाते टाइम वो थोड़ा गिर गया था। तभी युवई की माँ का कॉल आता है और वो पेइहेंग को मील के लिए बुलाती हैं। पेइहेंग बिना देर किए अग्री कर देता है, जिससे युवई खुद सरप्राइज्ड हो जाती है। माँ के घर मील में पेइहेंग के लिए स्पेशल सूप बनाया गया होता है, जो कियाई, ब्लड और किडनी रिप्लेनिश करने वाला बताया जाता है। युवई तुरंत कहती है कि उसे किडनी टॉनिक की ज़रूरत नहीं है। माँ बताती हैं कि ये उसके लिए भी बनाया गया है। पेइहेंग स्वीट सूप की तारीफ करता है और युवई को भी पीने के लिए कहता है। युवई सोचती है कि पेइहेंग एल्डर्स को खुश करना बहुत अच्छे से जानता है और उसकी माँ के साथ मिलकर उसे ही घेर रहा है। डिनर के बाद पेइहेंग देखता है कि युवई की माँ डिशेस धोते धोते थक जाती हैं। वो क्वाइटली सजेस्ट करता है कि उनके लिए डिशवॉशर खरीद देना चाहिए। युवई कहती है कि ये अननेसेसरी है और पैसे की वेस्ट है। पेइहेंग कहता है कि वो किसी को जानता है जो डिशवॉशर बेचता है। घर लौटकर युवई ऑनलाइन खरीदे हुए किचन और रेफ्रिजरेटर आइटम्स अनपैक करती है। वो कहती है कि ऑनलाइन चीजें सस्ती मिल जाती हैं। पेइहेंग उसे अपनी सैलरी कार्ड दे देता है और कहता है कि लिविंग एक्सपेंसेस के लिए वो इसे रख लें। युवई कहती है कि वो खुद खर्च कर सकती है और उसने पहले ही उसके लिए चीजें खरीदी हैं। लेकिन पेइहेंग कहता है कि साथ रहने में एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए कार्ड एक्सेप्ट करे। युवई सोचती है कि डिवोर्स के बाद वो कार्ड वापस कर देगी। तभी पेइहेंग कहता है कि उसे भूख लगी है। युवई बताती है कि वो इंग्रेडिएंट्स खरीद चुकी है, लेकिन पेइहेंग टेकआउट सजेस्ट करता है। युवई कहती है कि टेकआउट अनहेल्दी है और उनका घर पहले एम्प्टी था। पेइहेंग मान जाता है कि युवई सही है। उनकी डेली मैरिड लाइफ धीरे धीरे रियल रूटीन जैसी बनने लगती है। डिनर में युवई पेइहेंग को मिक्स्ड राइस नूडल्स इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि किचनवेयर आने के बाद वो अगले दिन कुकिंग कर सकती है। फिर वो कैजुअली पूछती है कि क्या वो सेक्रेटरी सन को जानता है। पेइहेंग तुरंत अलर्ट हो जाता है और पूछता है कि वो क्यों पूछ रही है, क्या उसे सेक्रेटरी सन पसंद है। युवई बताती है कि शियाओयुन को सेक्रेटरी सन पसंद आ गया है, इसलिए वो उसके बारे में पूछ रही है। पेइहेंग कहता है कि वो सेक्रेटरी सन को जानता है, पर उसे नहीं पता कि वो सिंगल है या नहीं। युवई सेक्रेटरी सन की तारीफ करने लगती है कि वो केपेबल है, हैंडसम है, परसेप्टिव है और हेल्प भी करता है। वो कहती है कि पेई ग्रुप का सीईओ तो ऑर्डिनरी लोगों की रीच से बाहर है, लेकिन सेक्रेटरी सन ऑलरेडी बहुत अच्छा है। पेइहेंग मन ही मन इरिटेट होने लगता है कि युवई लगातार सेक्रेटरी सन की तारीफ कर रही है, उसकी नहीं। वो बैरली खाना खाकर कह देता है कि वो फुल है। युवई कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसने क्या गलत कह दिया। उसे पेइहेंग की जेलसी समझ नहीं आती। कुछ समय बाद युवई की माँ बताती हैं कि शाओहेंग ने डिशवॉशर इंस्टॉल करवा दिया है, जबकि उन्होंने कहा था कि ज़रूरत नहीं। माँ उसे एक चाइल्ड डाइनिंग चेयर भी दिखाती हैं, जो पेइहेंग ने टोंग टोंग के लिए खरीदी है, ताकि बच्चा खुद खाना सीख सके। युवई ये देखकर सोचती है कि पेइहेंग कितना मेटिकुलस है। उसके मन में ये भी आता है कि वो फ्यूचर में एक अच्छा फादर बन सकता है। माँ युवई से कहती हैं कि पेइहेंग को घर डिनर पर बुलाए। युवई उसे मैसेज करती है। उस समय पेइहेंग 7 PM वाली ओवरसीज एक्विजिशन मीटिंग में होता है। वो कहता है कि ओवरटाइम की वजह से नहीं आ पाएगा।
मीटिंग के बीच ही वो अचानक सेक्रेटरी सन से पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। सेक्रेटरी सन कहता है कि वो रोज प्रेसिडेंट पे के लिए काम करता है, उसे डेटिंग का टाइम ही कहाँ मिलता है। पेई हैंग किसी को इंट्रोड्यूस करने की बात सोचता है पर खुद को रोक लेता है। बाद में वो वीकेंड पर फैमिली मील सजेस्ट करता है। सुबह युवेई पेई हैंग से पूछती है कि ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए। पेई हैंग बताता है कि उसने गुआहुआ होटल में डिनर रिजर्व किया है। युवेई तुरंत खर्चे की चिंता करने लगती है। वो कहती है कि होटल महंगा होगा, घर पर खाना बेटर है। पेई हैंग कहता है कि युवेई काम भी करती है और 10 से ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना उसे थका देगा। युवेई कहती है कि मैन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैनेज करना नहीं जानते। पेई हैंग मैन शब्द पकड़ लेता है और पूछता है कि उसके अलावा और कौन मैन है। फिर वो कहता है कि उसने सेक्रेटरी सन के बारे में पता किया। युवेई तुरंत एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या पता चला। पेई हैंग फिर जेलस हो जाता है कि वो सेक्रेटरी सन को लेकर इतनी ईगर क्यों है। युवेई कहती है कि सेक्रेटरी सन यंग है, केपेबल है, हैंडसम है और लड़कियों का इंटरेस्टेड होना नॉर्मल है। पेई हैंग उसकी तारीफों को मॉक करते हुए रिपीट करता है। युवेई फाइनली नोटिस करती है कि पेई हैंग पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। युवेई शियाओयुन को पूरी बात बताती है कि उसने सेक्रेटरी सन के बारे में पूछा और पेई हैंग बिना वजह अनहैप्पी हो गया। शियाओयुन तुरंत कंक्लूजन निकालती है कि अगर पेई हैंग युवेई के किसी दूसरे आदमी की तारीफ करने पर गुस्सा हो रहा है तो वो डेफिनेटली जेलस है। युवेई इसे इम्पॉसिबल कहती है। शियाओयुन कहती है कि युवेई यूजुअली स्मार्ट होती है लेकिन अपने मामले में फूलिश हो जाती है। वो पूछती है कि अगर पेई हैंग सच में उसे परस्यू करे तो क्या वो अग्री करेगी। युवेई हेजिटेट करती है और कहती है शायद नहीं। शियाओयुन कहती है कि पेई हैंग ने तो ऑलरेडी युवेई की पूरी फैमिली जीत ली है, बस युवेई बची है। फिर वो बताती है कि उसका न्यू टारगेट आ गया है, इसलिए अब सेक्रेटरी सन के बारे में पूछने की जरूरत नहीं। युवेई सोचती है कि उसने बेकार में पेई हैंग को एंग्री कर दिया। रात को पेई हैंग युवेई का वेट करता है और पूछता है कि उसने खाना खाया या नहीं। युवेई कहती है कि उसने नहीं खाया और वो लेट नाइट स्नैक बनाने लगती है। वो पेई हैंग को शावर लेने भेजती है। तभी पेई हैंग के स्टमक में पेन होता है। युवेई को पता चलता है कि उसे क्रॉनिक स्टमक प्रॉब्लम है। युवेई उसे स्कोल्ड करती है कि वो वर्क में प्रॉपरली खाना क्यों नहीं खाता। पेई हैंग कहता है कि ये कंसर्न है। युवेई तुरंत बात को प्रैक्टिकल बना देती है और कहती है कि वो उसका बॉस है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसे पेमेंट कैसे मिलेगी। फिर वो बताती है कि सेक्रेटरी सन सिंगल है लेकिन शियाओयुन अब इंटरेस्टेड नहीं है। पेई हैंग ये सुनकर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है और फिर स्टमक पेन का बहाना कर देता है। युवेई हॉस्पिटल चलने की बात करती है। पेई हैंग तुरंत कहता है कि अब बेटर है। वो युवेई की केयर एंजॉय भी कर रहा होता है और जेलसी छिपा भी नहीं पा रहा होता। फैमिली डिनर के लिए दोनों गुआहुआ होटल पहुंचते हैं। युवेई तैयार होते समय पेई हैंग को देखती है और मन ही मन उसके लुक्स एडमायर करती है। होटल पहुंचते ही स्टाफ उसे प्रेसिडेंट पेई या मिस्टर पेई कहने लगते हैं लेकिन तुरंत खुद को करेक्ट कर लेते हैं। मैनेजर बताता है कि पेई हैंग ने प्राइवेट रूम बुक किया है। युवेई पूछती है कि क्या मैनेजर उसे जानता है। पेई हैंग फिर कवर स्टोरी देता है कि पेई ग्रुप यहाँ गेस्ट एंटरटेन करता है, इसलिए वो मैनेजर को जानता है। युवेई मील के खर्च को लेकर परेशान होती है। पेई हैंग कहता है कि उसे 40% डिस्काउंट मिला है। युवेई कहती है कि फिर भी ऐसा मील उसके मंथली मॉर्गेज जितना महंगा हो सकता है। पेई हैंग सोचता है कि युवेई सच में उसके पैसे बचाने की कोशिश कर रही है। फिर पेई फैमिली आती है। पेई's पेरेंट्स और ग्रैंडमा युवेई से बहुत प्यार से मिलते हैं। पेई's मदर कहती हैं कि अगर पेई हैंग युवेई को परेशान करेगा तो वो खुद उसे ठीक कर देंगी। पेई फैमिली युवेई को कार्ड देती है जिसका पासवर्ड उनके मैरिज सर्टिफिकेट डेट पर रखा गया है। ग्रैंडमा पूछती हैं कि युवेई ब्रेसलेट क्यों नहीं पहन रही। युवेई कहती है कि वो बहुत वैल्यूएबल है, काम में टूट गया तो डर है। ग्रैंडमा कहती हैं कि चीजें लोगों की सेवा के लिए होती हैं, अगर टूटेगा तो वो दूसरा दे देंगी। युवेई की माँ ये सब देखकर राहत महसूस करती हैं कि पेई हैंग का फैमिली उनकी बेटी को सच में वैल्यू देता है। डिनर के दौरान युवेई की माँ युवेई और पेई हैंग को अलग कमरे में बुलाती हैं। पेई हैंग कहता है कि हस्बैंड वाइफ एक होते हैं और उनके बीच सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। माँ बताती है कि भले ही दोनों फॉर्मल वेडिंग न करना चाहें लेकिन रिलेटिव्स को इनवाइट करके बैंक्वेट जरूर करना चाहिए। पेई हैंग तुरंत मानता है और कहता है कि ये उनकी ओवरसाइट थी। वो कहता है कि रिलेटिव्स को उसे जानना चाहिए। माँ कहती है कि वुमेन साइड की तरफ से बैंक्वेट वो अरेंज करेंगी। फिर लेट होने की वजह से माँ कहती है कि दोनों आज यहीं रुक जाएं। पेई हैंग तुरंत अग्री कर देता है। युवेई तुरंत घबरा जाती है कि अब कहाँ और कैसे सोएंगे। बाद में माँ युवेई से प्राइवेटली कहती हैं कि पेई हैंग रिलायबल है और उसका फैमिली भी अच्छा है। फिर माँ ग्रैंड चाइल्ड की बात छेड़ देती हैं। युवेई शर्माते हुए कहती है कि वो खुद अभी बेबी जैसी हैं। फैमिली की नज़र में ये मैरिज अब पूरी तरह रियल हो चुकी है, जबकि युवेई अभी भी कॉन्ट्रैक्ट और रियल फीलिंग्स के बीच उलझी हुई है।
युवेई और पेई हैंग को युवेई के छोटे रूम में साथ रहना पड़ता है। युवेई कहती है कि बच्चे होना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। पेई हैंग कहता है कि उसके पास पाजामस नहीं है क्योंकि ये टेम्पररी स्टे है। युवेई रूम और बेड को छोटा बताते हुए सजेस्ट करती है कि वो घर चला जाए। पेई हैंग कहता है कि अगर वो अभी गया तो माँ सोचेंगी कि दोनों में फाइट हुई हैं। दोनों बेड को आधा आधा बांटने का प्लान बनाते हैं। युवेई उसे कहती है कि वो थोड़ा दूर हटे और उसकी तरफ फेस न करे। पेई हैंग कहता है कि वो ऑलरेडी एज पर है। फिर वो ब्लैंकेट मांगता है क्योंकि उसे ठंड लग रही है। युवेई कहती है कि वो ग्रोन मैन है, थोड़ी कोल्ड सह लें। दोनों हल्के फुल्के आर्ग्यू करते हैं और उसी ऑकवर्ड क्लोजनेस में सोने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पेस पेरेंट्स युवेई के बारे में बात करते हैं। वे उसे जेनरस, परसेप्टिव और डिसाइसिव मानते हैं, लेकिन वे इस बात से चिंतित हैं कि पेई हैंग अपनी रियल आइडेंटिटी कब तक छिपाएगा। वे कहते हैं कि जितना ज्यादा समय बीतेगा सच बताना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। पेस मदर मैसेज करके पेई हैंग को कहती हैं कि वो युवेई को अपनी आइडेंटिटी जल्द से जल्द बता दे। पेई हैंग युवेई को सोते हुए देखता है और नर्वस होकर कन्फेस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि असल में वो पेई ग्रुप का प्रेसिडेंट है, रिचेस्ट मैन है, लेकिन युवेई गहरी नींद में होती है और कुछ नहीं सुनती। पेई हैंग पहले नर्वस होता है, फिर राहत महसूस करता है कि वो सोई रही। कन्फेशन का चांस फिर निकल जाता है और उसका सीक्रेट फिर बच जाता है। पेई हैंग फिर से युवेई को डिनर के लिए गुआहुआ होटल चलने को कहता है। युवेई फिर वही खर्चे की बात करती है और कहती है कि वो बहुत महंगा है, घर पर खाना बेहतर रहेगा। पेई हैंग इस बार उसकी बात मान लेता है। उधर लियाओ जुन्यू उसे न्यूली ओपन बार में बुलाता है, लेकिन पेई हैंग साफ कहता है कि वो मैरिड है, इसलिए उसे अब बार्स में इन्वाइट न किया करे। पेई हैंग सेक्रेटरी सन को भी कहता है कि वो कल जल्दी लीव ले सकता है। घर पर युवेई पेई हैंग के लिए डिनर बनाती है क्योंकि उसका स्टमक प्रॉब्लम है। वो कहती है कि टाइम पर खाना मेडिसिन से बेहतर है। फिर वो बताती है कि उसने कुकिंग अपनी माँ से सीखी क्योंकि उसके फादर जल्दी गुजर गए थे और माँ ने 3 बच्चों को अकेले पाला। पेई हैंग इमोशनल माहौल में फिर कुछ इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय सुवे का कॉल आता है। वो अगले वेंसडे कई होस्ट के मेकअप का काम ऑफर करता है। युवेई वर्क एक्सेप्ट कर लेती है। पेई हैंग पूछता है कि क्या सुवे उसे डिनर ट्रीट देगा। युवेई कहती है कि इवेंट के बाद शायद वे खाना खाएं। पेई हैंग फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है और कन्फेशन रोक देता है। एक रात युवेई पेई हैंग के बारे में खुलकर बात करती है। वो कहती है कि पेई हैंग का टेम्पर खराब है, उसकी टंग शार्प है, लेकिन बाकी सब अच्छा है। वो उसकी लुक्स, कैपेबिलिटी और फिलियल नेचर की तारीफ करती है। पेई हैंग उससे पूछता है कि उसकी माँ क्या सोचती है, ये नहीं बल्कि युवेई खुद उसके बारे में क्या सोचती है। युवेई पेई हैंग को देखते हुए उसके फेस और स्किन में डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। वो कहती है कि वो सोबर है। फिर वो कहती है कि वो कभी लूजिंग मनी बिजनेस नहीं करती, लेकिन पेई हैंग से शादी करना लॉस नहीं है। वो ये भी बोल देती है कि पेई हैंग इतना हैंडसम है कि अगर उसने कोई फायदा नहीं उठाया तो वही लॉस होगा। पेई हैंग पूछता है कि वो क्या करना चाहती है। इसके बाद दोनों के बीच इंटीमेट मोमेंट होता है और युवेई उसे किस कर देती है। पेई हैंग इस मोमेंट के बाद कहता है कि अब युवेई जानती है कि वो कौन है। अगली सुबह युवेई पैनिक में उठती है। उसे लास्ट नाइट की बातें याद आ रही होती हैं और वो खुद स्टैमर करने लगती है। पेई हैंग काम तरीके से कहता है कि लास्ट नाइट इनिशिएटिव युवेई ने ही लिया था। युवेई तुरंत कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पेई हैंग मजाक में कहता है कि उसने रिकॉर्ड किया है, फिर कहता है कि नहीं किया। वो पूछता है कि क्या युवेई अब डिनाई करने वाली है। युवेई भी पलटकर कहती है कि उसने रिफ्यूज भी तो नहीं किया था। पेई हैंग मानता है कि उसने रिफ्यूज नहीं किया। युवेई पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है और जल्दी से कहती है कि उसे काम पर जाना है। उसी समय मेंग्याओ युवेई को कॉल करके घर बुलाती है। वो बताती है कि सेकेंड अंकल और सेकेंड आंट को पता चला है कि युवेई बाहर किसी आदमी के साथ रह रही है। वे कह रहे हैं कि उसने लिन फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी है। युवेई साफ कहती है कि वो लीगली मैरिड है और हस्बैंड के साथ रहना रीजनेबल और लीगल है। घर पर रिलेटिव्स ऑलरेडी बैठे होते हैं। वे युवेई की माँ पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बेटी को प्रॉपर्ली टीच नहीं किया। माँ कहती हैं कि युवेई और शाओहेंग ने मैरिज रजिस्टर कर ली है, लेकिन रिलेटिव्स कहते हैं कि सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं होता, वेडिंग भी होनी चाहिए। वे बताते हैं कि चेन तियान ने उन्हें युवेई के लिविंग टुगेदर वाली बात बताई। वे यहाँ तक कहते हैं कि फैमिली एल्डर्स इतने अपसेट हैं कि बेड से उठ नहीं पा रहे। युवेई घर पहुंचकर पूछती है कि उसने आखिर लिन फैमिली की कौन सी बेइज्जती कर दी। सेकेंड अंकल उसके पिता के जल्दी गुजर जाने पर भी ताना मारता है। युवेई सीधे चेन तियान से पूछती है कि उसने रूमर्स क्यों फैलाए। चेन तियान खुद को कंसर्न दिखाती है और कहती है कि उसने बस रिलेटिव्स को इसलिए बताया क्योंकि उसने युवेई को एक आदमी के साथ कपल आइटम्स खरीदते देखा था। युवेई समझ जाती है कि बात सिर्फ कंसर्न की नहीं है। वो पूछती है कि चेन तियान असल में चाहती क्या है। चेन तियान फिर पेई हैंग को टारगेट करती है। वो कहती है कि युवेई जिस आदमी के साथ रहती है वो बीट अप यूज्ड कार चलाता है।
रिलेटिव्स दिखावा करते हैं कि उन्हें डर है कहीं यूवेई स्कैम में न फंस जाए। यूवेई, चेन, तियान और चू होंग का पुराना बिट्रायल सामने रख देती है कि ब्लाइंड डेट के दौरान ही दोनों ने उसके पीछे रिलेशनशिप रखा था। चेन तियान कहती है कि वो और चू होंग सच में प्यार करते हैं। यूवेई कहती है कि वे दोनों साथ बंद रहें, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब रूमर वाली बात सेटल करनी होगी। तभी रिलेटिव्स असली मुद्दे पर आते हैं। वे पूछते हैं कि वेडिंग कब होगी और 5 लाख ब्राइड प्राइस सिर्फ यूवेई की मां को नहीं दिया जा सकता। लिन फैमिली को भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। यूवेई तुरंत समझ जाती है कि वे ब्राइड प्राइस के लिए आए हैं। यूवेई साफ मना कर देती है कि वो 1 सेंट भी नहीं देगी। सेकंड अंकल धमकी देता है कि वो यूवेई की शॉप और उसकी माँ के वर्क प्लेस पर ट्रबल करेगा। तभी पेई हैंग आ जाता है और कहता है कि उसने सुना है कोई उसकी वाइफ की डाउरी पर नजर रख रहा है। मिंग्याओ बताती है कि उसने माँ के फोन से ब्रदर इन लॉ को कॉल किया था। पेहेंग आकर डाउरी पर नजर रखने वाली बात पर सवाल उठाता है। सेकंड अंकल पेहेंग को भी इंसल्ट करने लगता है। वो यूवेई की रेपुटेशन पर सवाल उठाता है और पूछता है कि पेहेंग अभी भी उसे क्यों चाहता है। पेहेंग साफ वार्निंग देता है कि वो डिफेमेशन के लिए स्यू कर सकता है। सेकंड अंकल उल्टा ड्रामा करने की कोशिश करता है कि वो लेट जाएगा और कहेगा कि पेहेंग के लोगों ने उसे मारा। पेई हैंग शांत लेकिन स्ट्रॉन्ग टोन में कहता है कि ये लॉ रूल्ड सोसाइटी है। वो पूछता है कि क्या उनके फैमिली में ब्राइड्स की कमी है या वे बेटियों से ब्राइड प्राइस कमाना चाहते हैं। वो साफ कहता है कि वे यूवेई का फायदा न उठाएं। चू होंग बीच में आकर कहता है कि पेई हैंग को एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। पेई हैंग उसे भी वार्निंग देता है कि बिना सोचे न बोले। चेन तियान फिर उसकी यूज्ड कार का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कोई डोमिनियरिंग सीईओ हो। रिलेटिव्स भी कहते हैं कि यूवेई को रबिश मिला है, न पैसे न कार, शायद हाउस भी रेंट पर होगा। चेन तियान सरकास्टिकली कहती है कि पेई फैमिली कनेक्शन से यूवेई को रिच पीपल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। चू होंग प्राउडली कहता है कि वो पेई ग्रुप का टेक्निकल बैकबोन है और उसकी एनुअल सैलरी 3 लाख है। उन्हें अभी भी नहीं पता कि जिस आदमी का वे मजाक उड़ा रहे हैं वही पेई ग्रुप का असली प्रेसिडेंट है। पेई हैंग अब सीधा एक्शन लेता है। वो सेक्रेटरी सन को कॉल करता है और ऑर्डर देता है कि पेई ग्रुप के टेक्निकल डिपार्टमेंट से चू हैंग को फायर कर दिया जाए, साथ ही उसके वायलेशंस की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की जाए। चू होंग इसे ब्लफ समझता है और कहता है कि कोई एक्टर लाकर ऐसा ड्रामा करने से लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन तभी चू होंग को कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली टर्मिनेट हो रहा है। कॉलर साफ कहता है कि ये प्रेसिडेंट पेई का डायरेक्ट ऑर्डर है। चू होंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आता है कि पेई हैंग सच में प्रेसिडेंट पेई है। सेक्रेटरी सुन भी कंफर्म करता है कि प्रेसिडेंट पेई ने सब हैंडल कर दिया है। चू होंग तुरंत पैनिक में अपॉलॉजी करने लगता है कि उसे पेई हैंग की आइडेंटिटी नहीं पता थी। मिंग्याओ एक्साइटेड होकर पेई हैंग को डोमिनियरिंग सीईओ ब्रदर इन लॉ कहती है। रिलेटिव्स की सारी एरोगेंस एक ही फोन कॉल में टूट जाती है। अब यूवेई पेई हैंग को सीधा कन्फ्रंट करती है। वो कहती है कि वो फिर से कहे कि वो कौन है। पेई हैंग मानता है कि वो पेई ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो बताता है कि पेई फैमिली की वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस हैं और वो हेइचेंग का रिचेस्ट मैन है। यूवेई को झटका लगता है। अब उसे समझ आता है कि 5 लाख ब्राइड प्राइस उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यूवेई उससे एक एक बात पूछती है। वो पूछती है कि यूज्ड कार भी अरेंज थी। नांटियन होयुआन वाला हाउस क्या था? पेई हैंग कहता है कि हाउस रियल है और फुल्ली पेड है। यूवेई गुआहुआ होटल वाले 40% डिस्काउंट के बारे में पूछती है। पेई हैंग कहता है कि गुआहुआ होटल उसका प्रॉपर्टी है, इसलिए पैसा देने की जरूरत ही नहीं थी। यूवेई के सामने अब सारी कवर स्टोरीज खुल जाती हैं। उसे समझ आता है कि पेई हैंग ने शुरुआत से अपनी आइडेंटिटी छिपाई थी। पेई हैंग यूवेई से पूछता है कि क्या वो एंग्री है। यूवेई कहती है कि उसने इतने लंबे समय तक झूठ बोला तो वो एंग्री क्यों नहीं होगी। पेई हैंग एक्सप्लेन करता है कि शुरुआत में उसने यूवेई को अपने फादर द्वारा अरेंज्ड ब्लाइंड डेट समझा था। फिर सेक्रेटरी सन से उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करवाई। उसे लगा कि दोनों अपनी अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। वो ये भी मानता है कि उसने शुरू में सोचा था यूवेई मनी के पीछे है, लेकिन पेई हैंग कहता है कि बाद में सब बदल गया। अब वो इसे सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं मानता। यूवेई दुखी होकर कहती है कि उसने सच में उसे ऑफिस वर्कर माना और उसके पैसे बचाने की कोशिश करती रही। पेई हैंग कहता है कि यूवेई की केयर ने उसे और गिल्टी फील कराया। फिर पेई हैंग एक नया गिफ्ट डीड दिखाता है जिसे लॉयर ने ड्राफ्ट किया है। वो ब्लू स्काई गार्डन हाउस अपने 20% शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स यूवेई को ट्रांसफर करना चाहता है। यूवेई हैरान होकर कहती है कि वो पागल हो गया है। पेई हैंग साफ कहता है कि वो सीरियस है, ये कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन नहीं है। यूवेई पहली वुमन है जिसे उसने कभी पसंद किया है और वो उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता है। यूवेई भी आखिरकार अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करती है। वो कहती है कि उसे पेई हैंग सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कि वो रिच और हैंडसम है, उसे वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो पेई हैंग है।
वेई हैंग ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि वे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जो रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था वो अब सच में लव में बदल जाता है। समय बीत जाता है। युवेई प्रेग्नेंट होती है और पेई हैंग उसका बहुत ध्यान रखता है। वो उसके लिए कुछ असेंबल करके फिनिश करता है और पूछता है कि उसकी वाइफ और उनकी डॉटर लंच में क्या खाना चाहती हैं। युवेई पूछती है कि उसे कैसे पता कि बेबी गर्ल है। पेई हैंग कहता है कि बेबी रोज उससे बात करके बता देती है। युवेई उसे चिढ़ाती है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस वर्थ का सीईओ होकर उसमें थोड़ी एम्बिशन होनी चाहिए। पेई हैंग कहता है कि उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी वाइफ को चेरिश करना है। तभी युवेई अचानक कहती है कि लगता है वो डिलीवरी के लिए रेडी है। पेई हैंग तुरंत घबराकर कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर चलता है। हॉस्पिटल में पेई हैंग बेचैनी से वेट कर रहा होता है। फैमिली उसे बैठकर काम रहने को कहती है। वे उसे रियश्योर करते हैं कि युवेई हेल्दी है और सब ठीक होगा। कोई उसे बताता है कि चाइल्ड बर्थ में टाइम लगता है और उसके फादर ने भी कभी 5 घंटे वेट किया था। आखिरकार डॉक्टर या नर्स बाहर आकर बताती है कि मदर और डॉटर दोनों सेफ हैं। पेई हैंग तुरंत युवेई के पास जाता है और कहता है कि उसने बहुत मेहनत की। फैमिली उसे टीज करती है कि डिग्निफाइड मिस्टर पेई ऐसे रो रहा है। कुछ साल बाद उनका फैमिली लाइफ खुशियों से भरा होता है। युवेई अपनी बेटी को बताती है कि ये वही पहला गिफ्ट था जो डैड ने मॉम को दिया था और इसे फैमिली हेयरलूम की तरह संभाल कर रखना चाहिए। बच्ची प्यार से अंकल की बात करती है। युवेई कहती है कि उसे आफ्टरनून में मेकअप सेशन है, इसलिए पेई हैंग बच्ची को पियानो क्लास ले जाए। पेई हैंग तुरंत पूछता है कि मेकअप क्लाइंट मेल है या फीमेल। युवेई बताती है कि ब्राइडल मेकअप है। पेई हैंग फिर भी कहता है कि वो भी नहीं चलेगा क्योंकि बेस्ट मैन उसे पसंद कर सकता है। युवेई उसे चाइल्डिश कहती है कि इतने सालों बाद भी वो नहीं बदला। पेई हैंग इसे चाइल्डिशनेस नहीं, क्राइसिस अवेयरनेस कहता है। फैमिली में सब हंसते हैं। मॉम और डैड कहते हैं कि युवेई सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। बच्ची भी ये सुनती है और सबकी हंसी में वही वार्मथ दिखती है। एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग, एक एक्सीडेंटल मैरिज सर्टिफिकेट और एक फेक कॉन्ट्रैक्ट ने युवेई और पेई हैंग को रियल फैमिली दे दी। और इसके साथ ही हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।